स्वागत है। आज हम भारत के उस दौर में चल रहे हैं जब आजादी की आवाज हर गली कूचे में गूंजने लगी थी। हम बात कर रहे हैं 1920 के बाद के भारत की। हाँ, जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद की एक कह सकते हैं एक नई लहर उठी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे बड़े आंदोलनों की कहानी बताते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट नहीं देखेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद ये समझना है कि जब अलग अलग सोच और उम्मीदों वाले लोग स्वराज के एक नारे के नीचे जमा हुए तो हुआ क्या। मतलब क्या एक किसान और एक शहर के व्यापारी के लिए आजादी का मतलब एक ही था? सही। चलिए इसी उलझी हुई लेकिन दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद के माहौल से। अंग्रेजों ने हमसे वादा किया था कि युद्ध के बाद हालात सुधरेंगे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। ऐसा क्या हो गया था? माहौल बहुत विस्फोटक था। सोचिए, अंग्रेजों ने लड़ाई के नाम पर रक्षा खर्च आसमान पर पहुंचा दिया था। और ये पैसा कहां से आ रहा था? हमारी जेब से। नए नए टैक्स लगा दिए गए, इनकम टैक्स शुरू हो गया। चीजें इतनी तेजी से महंगी हुई कि 1913 से 1918 के बीच कीमतें लगभग दोगुनी हो गईं। आम आदमी की तो कमर ही टूट गई थी। और मैंने पढ़ा है कि गांवों में गुस्सा और भी ज्यादा था। वहां से लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था। बिल्कुल। और मानो इतना काफी नहीं था कि उसी दौरान देश में फसलें खराब हो गईं और इन्फ्लुएंजा की महामारी फैल गई। ओहो। हाँ, 1921 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि अकाल और महामारी से लगभग 1,20,00,000 लोग मारे गए थे। लोगों में एक धोखा खाने का एहसास था कि जिनके लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी, उन्होंने ही हमें मुश्किल में अकेला छोड़ दिया। सही। और इसी निराशा और गुस्से के बीच जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वो अपने साथ एक नया हथियार लेकर आए थे, सत्याग्रह। हम सब ने ये शब्द सुना है, लेकिन इसका असली मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ धरना देना या अनशन करना था? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। सत्याग्रह का मूल विचार था सत्य की शक्ति। सत्य की शक्ति। हाँ, गांधी जी का मानना था कि अगर आपका संघर्ष सच्चाई और न्याय के लिए है तो आपको जालिम से लड़ने के लिए मतलब शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप अहिंसा के जरिए सामने वाले की अंतरात्मा को जगाकर युद्ध जीत सकते हैं। ये बदला लेने के बारे में नहीं था, बल्कि सोच बदलने के बारे में था। तो ये एक तरह से नैतिक लड़ाई थी। भारत आने के बाद उन्होंने इस विचार को आजमाया कहाँ? उन्होंने आते ही बड़े राष्ट्रीय मुद्दों में कूदने की जगह छोटे स्थानीय संघर्षों से शुरुआत की। 1917 में वो बिहार के चंपारण गए, जहां नील के किसानों पर बहुत जुल्म हो रहा था। बिल्कुल। फिर उसी साल गुजरात के खेड़ा में जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, उनके लगान माफी के लिए संघर्ष किया। और 1918 में अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों के हक के लिए सत्याग्रह किया। हाँ, ये तीनों ही आंदोलन सफल रहे और लोगों को सत्याग्रह की ताकत का अंदाजा होने लगा। इन शुरुआती जीतों के बाद तो उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया होगा। हाँ, और इसी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक देशव्यापी सत्याग्रह का ऐलान कर दिया। ये एक बहुत ही काला कानून था। बहुत ज्यादा। अंग्रेज सरकार को इसके जरिए किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में डालने का अधिकार मिल गया था। मतलब न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई अपील। ये तो सीधे सीधे नागरिक अधिकारों पर हमला था। बिल्कुल। और इसी के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल के साथ आंदोलन शुरू हुआ। शहरों में रैलियां निकलीं, मजदूर काम पर नहीं गए, दुकानें बंद हो गईं। अंग्रेज सरकार तो घबरा गई होगी। बुरी तरह। उन्हें लगा कि रेलवे और टेलीग्राफ लाइनें ठप हो जाएंगी। उन्होंने दमन का रास्ता अपनाया। अमृतसर में स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी के दिल्ली आने पर पाबंदी लगा दी गई। और फिर 13 अप्रैल 1919 को वो दिन आया जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता, जलियांवाला बाग। वहां ऐसा क्या हुआ था कि वो दिन इतिहास में इतना भयानक बन गया? उस दिन बैसाखी थी। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे। कुछ सरकार की दमनकारी नीतियों का शांतिपूर्ण विरोध करने आए थे। और बहुत से लोग सिर्फ परिवार के साथ बैसाखी का मेला घूमने आए थे। हाँ, कई तो आसपास के गांवों से थे जिन्हें ये भी नहीं पता था कि शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ है। और जनरल डायर अपनी टुकड़ी के साथ वहां पहुंचा, बाग से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद कर दिया और बिना किसी चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। सैकड़ों लोग मारे गए। हाँ, ये कोई झड़प नहीं थी, ये एक सोचा समझा नरसंहार था। लेकिन क्यों? डायर का मकसद क्या था?
उसने बाद में खुद कहा था कि वो एक नैतिक प्रभाव पैदा करना चाहता था। नैतिक प्रभाव? मतलब वो सत्याग्रहियों के मन में ऐसा डर और आतंक बिठा देना चाहता था कि वो दोबारा सिर उठाने की हिम्मत ना करें। लेकिन इसका असर तो उल्टा ही हुआ होगा। बिल्कुल। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे उत्तर भारत में लोग सड़कों पर उतर आए, हिंसा भड़क उठी। और सरकार ने और भी क्रूरता से जवाब दिया। हाँ, लोगों को जमीन पर नाक रगड़ने, सड़क पर रेंग कर चलने और हर अंग्रेज को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। हिंसा को इस तरह फैलता देख गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो रॉलेट सत्याग्रह एक तरह से शहरों तक ही सीमित रह गया। इतने बड़े झटके के बाद गांधी जी ने आगे का क्या रास्ता सोचा होगा? आंदोलन को और बड़ा कैसे बनाया जाए? उन्होंने महसूस किया कि भारत में कोई भी बड़ा आंदोलन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हिंदू और मुसलमान एक साथ ना आए। और उन्हें ये मौका खिलाफत के मुद्दे में दिखा। सही। पहले विश्व युद्ध में तुर्की हार गया था और वहां के शासक, जिन्हें पूरी दुनिया के मुसलमान अपना खलीफा यानी आध्यात्मिक गुरु मानते थे, उनकी शक्तियां छीनी जा रही थी। भारत के मुसलमान इससे नाराज थे। हाँ, तो गांधी जी ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने एक मंच तैयार किया। और सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने बाकी नेताओं को इस बात के लिए मना लिया कि खिलाफत के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। असहयोग यानी नॉन कॉपरेशन। हाँ, ये विचार गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में भी लिखा था। उनका तर्क था कि भारत में मुट्ठी भर अंग्रेज इसलिए राज कर पा रहे हैं क्योंकि हम भारतीयों उनका सहयोग कर रहे हैं। अगर हम सहयोग करना बंद कर दें तो उनका राज 1 साल में ढह जाएगा। ये सुनने में बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली विचार है। बहुत शक्तिशाली। और जनवरी 1921 में ये असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू भी हो गया। इसमें अलग अलग सामाजिक समूहों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई। क्या? नारा तो एक था स्वराज, लेकिन हर किसी के लिए उसका मतलब अलग था। बिल्कुल। यही तो इस आंदोलन की सबसे पेचीदा बात है। मुझे लगता है कि बॉम्बे या कलकत्ता में बैठे एक वकील के लिए स्वराज का मतलब अवध के एक किसान के मतलब से बहुत अलग होगा। एकदम अलग। जमीन पर ये आंदोलन बहुत अलग दिख रहा था। शहरों में शुरुआत बहुत जोरदार हुई। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। वकीलों ने अदालतें छोड़ दी। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ। उनकी होली जलाई गई। आलम ये था कि 1921 और 22 के बीच विदेशी कपड़े का आयात लगभग आधा रह गया। लेकिन ये जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। क्यों? क्या गलत हुआ? 2 मुख्य कारण थे। एक, खादी का कपड़ा मिल के कपड़े से महंगा था, जिसे गरीब लोग खरीद नहीं सकते थे। और दूसरा, अंग्रेजी संस्थानों के बहिष्कार के लिए भारतीय संस्थानों का विकल्प होना जरूरी था, जो बहुत धीरे धीरे बन रहे थे। आखिरकार छात्र, शिक्षक और वकील सरकारी संस्थानों में लौटने लगे। तो शहरों में आंदोलन धीमा पड़ गया। पर देहात और ग्रामीण इलाकों का क्या? वहां तो असली भारत बसता है। वहीं पर इस आंदोलन का सबसे विविध और कह सकते हैं शक्तिशाली रूप देखने को मिला। जैसे अवध में? हाँ, अवध में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसान तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ लड़ रहे थे, जो उनसे भारी लगान वसूलते थे और बेगार करवाते थे। यानी बिना पैसे के काम। बिल्कुल। उनके लिए स्वराज का मतलब था लगान से मुक्ति और जमींदारों के जुल्म का अंत। और ये आंदोलन काफी हिंसक भी हो गया था, है ना? हाँ, कांग्रेस के अहिंसक तरीकों से अलग यहाँ किसानों ने जमींदारों के घरों पर हमला किया, बाजारों में लूटपाट की। वे गांधी जी का नाम तो ले रहे थे, लेकिन अपने संघर्ष को अपने तरीके से लड़ रहे थे। ये तो हुई किसानों की बात। मैंने आंध्र प्रदेश के आदिवासियों के बारे में भी कुछ बहुत दिलचस्प पढ़ा है। हाँ, आंध्र की गुडेम पहाड़ियों ने एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। वहां अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में एक हथियारबंद गुरिल्ला आंदोलन शुरू हो गया। अच्छा। अंग्रेजों ने जंगलों में उनके आने जाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिससे उनकी रोजी रोटी छिन गई थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि राजू गांधी जी से प्रेरित थे और दूसरी तरफ उन्हीं से प्रेरित होकर लोग गुरिल्ला युद्ध कर रहे हैं। हाँ, राजू लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए कहते थे, लेकिन उनका मानना था कि भारत को आजादी सिर्फ बल प्रयोग से मिल सकती है, अहिंसा से नहीं। ये दिखाता है कि स्वराज का विचार कितनी अलग अलग शक्लें ले रहा था। और असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्वराज का क्या मतलब था? उनके लिए स्वराज का मतलब था उन बागानों की चारदीवारी से आजादी, जहां उन्हें कैदियों की तरह रखा जाता था। एक कानून के तहत उन्हें बिना इजाजत बागान छोड़ने की मनाही थी। सही। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर बागान छोड़कर अपने गांव की ओर चल पड़े।
उन्हें लगा कि गांधी राज आ रहा है और अब सबको अपने गांव में जमीन मिलेगी। तो हर किसी ने अपनी तकलीफों का हल स्वराज में देखा। लेकिन जब वो गांधी जी का नाम लेते थे तो वो सिर्फ अपने स्थानीय संघर्ष से नहीं बल्कि एक पूरे देश के आंदोलन से जुड़ जाते थे। यही इस आंदोलन की खूबसूरती और जटिलता थी। लेकिन फिर फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में एक हिंसक झड़प हो गई। हाँ, एक शांतिपूर्ण जुलूस और पुलिस के बीच गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। इस घटना से गांधी जी को इतना दुख हुआ कि उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। उन्हें लगा कि देश अभी बड़े अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। आंदोलन वापस लेने के बाद तो कांग्रेस के अंदर भी काफी खिंचतान शुरू हो गई होगी। हाँ, पार्टी में दो गुट बन गए। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे पुराने नेता चुनाव लड़कर परिषदों में वापस जाना चाहते थे ताकि वो सिस्टम के अंदर रहकर सरकार का विरोध कर सके। सही। वहीं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता पूर्ण स्वतंत्रता के लिए एक और बड़े जन आंदोलन के पक्ष में थे। और इसी उथल पुथल के बीच दो चीजों ने भारत की राजनीति को फिर से गरमा दिया। सही कहा। पहला, दुनिया भर में आई आर्थिक मंदी, जिससे खेती किसानी तबाह हो गई और किसानों की हालत बहुत खराब हो गई। और दूसरा था साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन का क्या मामला था? इसका इतना जबरदस्त विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अच्छा, मतलब भारत का भविष्य तय करने वाले लोग अंग्रेज थे और हमसे पूछा तक नहीं गया। ये बहुत बड़ा अपमान था। इसलिए जब 1928 में कमीशन भारत आया तो हर जगह साइमन गो बैक के नारों से उसका स्वागत हुआ। इसी विरोध के माहौल में कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर में एक बहुत बड़ा फैसला लिया। हाँ, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया और तय किया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। पर एक बड़ा सवाल था कि आजादी के इस अमूर्त विचार को देश के आम आदमी से कैसे जोड़ा जाए। और यहीं पर गांधी जी को एक बहुत ही सामान्य सी चीज में एक शक्तिशाली प्रतीक मिला, नमक। लेकिन नमक ही क्यों? उस समय तो और भी कई बड़े मुद्दे थे। क्या सिर्फ एक नमक पर टैक्स हटाना इतनी बड़ी बात थी कि पूरा देश एक साथ आ जाए? ये गांधी जी की राजनीतिक समझ का बेहतरीन उदाहरण है। नमक एक ऐसी चीज थी जो अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान हर कोई इस्तेमाल करता था। अच्छा। उस पर टैक्स लगाना और उसके उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार अंग्रेजी राज के सबसे दमनकारी चेहरे को दिखाता था। गांधी जी ने इस एक मुद्दे से पूरे देश की भावनाओं को जोड़ दिया। और फिर शुरू हुआ ऐतिहासिक दांडी मार्च। बिल्कुल। गांधी जी ने अपने 87 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के समुद्र तट तक लगभग 240 मील की पैदल यात्रा की। और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया और अंग्रेजी कानून को तोड़ा। ये सिर्फ नमक बनाने की एक क्रिया नहीं थी, ये ब्रिटिश सत्ता को एक खुली चुनौती थी। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। ये असहयोग आंदोलन से कैसे अलग था? असहयोग में सिर्फ सहयोग करने से मना करना था। सविनय अवज्ञा में एक कदम आगे बढ़कर औपनिवेशिक कानूनों को जानबूझकर तोड़ना था। तो अब लोगों से कहा गया कि न सिर्फ सहयोग मत करो बल्कि कानून भी तोड़ो। हाँ, इस आंदोलन में भी अलग अलग समूहों की अपनी अलग अलग उम्मीदें रही होंगी। जरूर। अमीर किसानों के लिए स्वराज का मतलब था लगान कम करवाना। जब 1931 में बिना लगान दर घटाए आंदोलन वापस ले लिया गया तो वे बहुत निराश हुए। और व्यापारी वर्ग? उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि व्यापार पर लगी अंग्रेजी पाबंदियां हटेंगी। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी पहली बार इतनी बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलकर हिस्सा लिया। पर क्या इस आंदोलन में सब लोग शामिल थे? क्या कुछ समूह पीछे छूट गए थे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देश का एक बड़ा तबका, जिन्हें उस समय अछूत कहा जाता था और जो अब खुद को दलित कहने लगे थे, वो इस आंदोलन से काफी हद तक दूर रहे। क्यों? कांग्रेस ने लंबे समय तक उनके मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया था। और यहीं पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ, उन्होंने दलितों के राजनीतिक अधिकारों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। यानी दलित अपना नेता खुद चुने। सही। गांधी जी को डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। इस पर दोनों नेताओं में गहरा मतभेद हुआ। और अंत में 1932 के पूना पैक्ट में एक समझौता हुआ। हाँ, जिसके तहत दलितों के लिए सीटें आरक्षित की गईं, लेकिन चुनाव संयुक्त निर्वाचक मंडल के जरिए ही होना था। दलितों के अलावा
क्या मुस्लिम समुदाय भी आंदोलन से कुछ अलग थलग महसूस कर रहा था? हाँ, असहयोग खिलाफत आंदोलन के बाद से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दूरियां बढ़ने लगी थीं। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा इसे शक की नजर से देख रहा था। उन्हें क्या डर था? उन्हें डर था कि आजाद भारत में वो एक अल्पसंख्यक के रूप में दब जाएंगे। एकता की ये दरारें गहरी होती जा रही थीं। तो ये आंदोलन और राजनीतिक संघर्ष तो चल ही रहे थे, लेकिन लोगों को एक राष्ट्र के तौर पर जोड़ने के लिए कुछ और भी तो चाहिए होता है ना? कोई भावना, कोई पहचान। ये सामूहिक अपनेपन का एहसास कैसे पैदा हुआ? इसमें सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का बहुत बड़ा हाथ था। राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में देखने की कोशिश की गई, उसे एक चेहरा दिया गया। जैसे भारत माता की छवि? बिल्कुल। ये छवि सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा। बाद में अवींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की एक तस्वीर बनाई, जिसमें वो एक सन्यासिनी की तरह शांत, गंभीर और आध्यात्मिक दिखती हैं। हाँ, इस छवि ने लोगों को एक भावनात्मक आधार दिया कि राष्ट्र सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि हमारी माँ है। और लोक कथाओं और गीतों की भी तो भूमिका रही होगी। बहुत बड़ी। राष्ट्रवादियों ने गांव-गांव घूमकर लोक गीतों और लोक कथाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। उनका मानना था कि असली भारतीय संस्कृति इन्हीं में जिंदा है, जिसे अंग्रेजों ने भ्रष्ट करने की कोशिश की है। अपने अतीत पर गर्व करना राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाने का एक तरीका था। सही। प्रतीकों का भी अपना महत्व था, जैसे हमारा झंडा। हाँ, बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में एक तिरंगा लाल, हरा और पीला बना। फिर 1921 तक गांधी जी ने स्वराज ध्वज डिजाइन किया, लाल, हरा और सफेद, जिसके बीच में चरखा था। चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। और उस झंडे को लेकर चलना अंग्रेजी शासन को चुनौती देने का प्रतीक बन गया। तो संक्षेप में ये एक बहुआयामी संघर्ष था। एक तरफ राजनीतिक आंदोलन हो रहे थे और दूसरी तरफ कला, साहित्य और इतिहास के जरिए एक राष्ट्र की आत्मा को गढ़ा जा रहा था। सही कहा। कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में लोगों के गुस्से और उनकी शिकायतों को एक संगठित आंदोलन में बदलने की कोशिश की। लेकिन जैसा हमने देखा, हर समूह अपनी अलग उम्मीदों के साथ इस संघर्ष में शामिल हुआ था। दूसरे समूह को नाराज कर देती थी। इसी वजह से आंदोलन के भीतर की एकता बार बार बिखर जाती थी। जो राष्ट्र उभर रहा था वो एक आवाज का नहीं बल्कि अनेक आवाजों का राष्ट्र था, जो बस एक साझा दुश्मन अंग्रेजी राज से छुटकारा पाना चाहते थे। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब कोई राष्ट्र आजादी की इतनी अलग अलग और कभी-कभी एक दूसरे से टकराती हुई धारणाओं से मिलकर बना हो, तो वो भविष्य की चुनौतियों का सामना कैसे करता है? क्या इन सभी अलग अलग आवाजों को एक साथ रखना और उन्हें एक मंच देना ही राष्ट्रीय एकता का असली मतलब है?